हिंदी साहित्य में अब तक हमने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हट्ट पुरानी हिंदी की विशेषताएं पढ़ी हैं और इनका क्रमिक विकास कैसे हुआ। आगे मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में अवधी और ब्रज भाषा के रूप में कैसे परिणित हुई पुरानी हिंदी, और इसके आगे की विकास यात्रा में खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ और आज हम समृद्ध रूप में हमारे पास सामने कैसे है, इसकी प्रारंभिक अवस्था की जानकारी इस क्लास में हम लेंगे कि क्या कारण था खड़ी बोली हिंदी के विकास का, क्या कारण था। आज का हमारे क्लास का विषय है खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी का विकास या हिंदी की खड़ी बोली का विकास। इसमें हम इसके कारणों को देखेंगे इस वीडियो में। अगले में हम देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की इसमें क्या भूमिका रही और भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या भूमिका रही, अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें हम केवल इसके कारण देखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी के विकास के क्या कारण थे। कारण यहाँ लिख देते हैं। हम जानते हैं कि 13वीं शताब्दी तक अपभ्रंश और आहट में हमें खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक स्वरूप का आभास मिलने लगता है। जैसे हम कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर की भाषा में कभी कभी हम वो खड़ी बोली का आभास पाते हैं। जैसे कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, अब इसमें स्पष्ट रूप से खड़ी बोली के आप दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी विद्यापति, अगर हम उसके पहले की बात करें तो विद्यापति अब्दुल रहमान की भाषा में भी हम खड़ी बोली का आभास पाते हैं, उनकी पदावलियों में पाते हैं। इसके बाद देखें तो जो कबीर के साथ नामदेव थे, रैदास थे, सधना, पीपा जितने भी थे, उनकी भाषाओं में हम खड़ी बोली का आभास पाते हैं। कबीर का आपने उदाहरण ही बताया कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम। इसके बाद की स्थिति देखें तो रामदास जो कबीर शिवाजी के दरबार में थे, उनके दरबार में उनकी भाषा में भी इसका दक्कनी हिंदी का आभास पाते हैं, खड़ी बोली का आभास पाते हैं। इसके पहले सबसे अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया उदाहरण हम ले सकते हैं अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी का एक तरह से कह सकते हैं कि एक झलक दिखला दी थी, जो हमारी खड़ी बोली एक उन्नत रूप में, एक विकसित रूप में हमारे सामने कैसे आएगी, उसकी जो एक झलक है वो हमें अमीर खुसरो की कविताओं में दिखती है। गोरी सोवे सेज पर मुखबत डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो इस तरह से उनकी कई सारे पदों में इसके हम खड़ी बोली के आभास पाते रहते हैं। लेकिन इसका खड़ी बोली का वास्तविक जो विकास होता है 19वीं सदी में, 19वीं सदी में शुरू होता है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज आते हैं, विदेशी भाषा या कह सकते हैं कि अंग्रेज आते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि जो बोलचाल की भाषा है, वो बोलचाल की भाषा में ब्रज भाषा के बजाय एक ऐसी भाषा हमारे बीच में प्रचलित है, लोगों के बीच में प्रचलित है, जो एक खड़ी बोली के रूप में वो स्वीकार की जा सकती है, या उस भाषा को एक ऐसी भाषा, एक ऐसे माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिससे हम पूरे भारत का प्रशासन चला सकें उस भाषा का। और उसी भाषा में उसने अपने प्रशासकों को दीक्षित करने का फैसला किया। उसी भाषा में उसने पुस्तकों की छपाई करनी शुरू कर दी। एक तरह से कह सकते हैं कि खड़ी बोली के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने की भूमिका वहाँ शुरू हो गई। अब ये विकसित होने के कारण क्या थे? क्या यही इतने कारण थे कि अंग्रेजों के आने? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि ब्रज भाषा जो थी, ब्रज भाषा में जो अभिव्यक्ति का मूल कारण था, व्यक्ति का मूल था, किसको सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो अभिव्यक्त करती थी ब्रजभाषा, वो थी वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य और श्रृंगार। अब श्रृंगार है, श्रृंगार का मधुर भाव। हम जानते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार तो सूरदास की ब्रजभाषा का लक्षण है, सूरदास। अब रीतिकाल की ब्रजभाषा, रीतिकाल की ब्रजभाषा अगर हम देखें तो रीतिकाल में क्या था? श्रृंगार। अब श्रृंगार है, श्रृंगार का इतना व्यापक या इतना मधुर कि उसके अलावा ये इसी के लिए रूढ़ हो गई, श्रृंगार के लिए। ब्रजभाषा श्रृंगार के लिए रूढ़ हो गई, लेकिन
जब नवजागरण होता, भारत में नवजागरण का काल जो होता है, हिंदी साहित्य का नवजागरण, जब भारतेंदु या नवयुग का, मध्यकालीन युग का जाती है और नवयुग या आधुनिक भारत की स्थिति या आधुनिक हिंदी साहित्य की स्थिति का शुरुआत होनी होती है, तो ऐसे में कई विधाएं प्रचलित होती हैं। एक तो अंग्रेज है, उनमें केवल पद्य ही नहीं, उनमें गद्य की एक लंबी, इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में गद्य की एक लंबी परंपरा थी। और यहाँ पर हमारे इसमें यहाँ पर गद्य की कोई परंपरा नहीं थी। और हम जो इस समय तमाम विधाएं विकसित हुई, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, इस तरह से तमाम सारे जो विधाएं विकसित हो रही थी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, जो सांस्कृतिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए ये काव्य और श्रृंगारिक काव्य जो है, काव्य और विशेषकर श्रृंगारिक काव्य सफिशिएंट नहीं था। और उस समय जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो ब्रजभाषा में काव्य कविता कर रहे थे, वो अधिकतर इसके बाहर के कवि थे, ब्रजभाषा क्षेत्र के। उनके लिए ये था कि भाषा कैसे हो, भाव अनूठा चाहिए, भाव अनूठा चाहिए, भाषा कैसे हो, भाषा कैसी भी हो लेकिन भाव अनूठा चाहिए। तो ब्रजभाषा को वो छोड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे। अब समझ में आ गया होगा कि ब्रजभाषा को, अब वो चीज़ें, ब्रजभाषा उन चीज़ों का व्यक्त करने के माध्यम नहीं रह पाई थी जिसके लिए वो, जिसको व्यक्त कर रही थी। अब उसे श्रृंगार और उससे बाहर निकलना था भाषा को, और ब्रजभाषा उसके लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं थी, और जो कवि थे उसके लिए उपयुक्त नहीं पा रहे थे। दूसरी स्थिति थी, जो ब्रजभाषा का गद्य साहित्य का जो परंपरा थी ब्रजभाषा में, वो एकदम से नगण्य थी। हमने बताया कि अभी जो है इसमें नगण्य थी, लेकिन जो बाहर की अन्य हमें गद्य भाषा का, अंग्रेजी में गद्य भाषा, इंग्लिश भाषा में गद्य भाषा, और उर्दू और दक्कनी में, हमारे उर्दू और दक्कनी परंपरा में भी गद्य भाषा का प्रचलन था, लेकिन ब्रजभाषा में गद्य भाषा का प्रचलन नहीं था। और हमने बताया कि नाटक, कहानी आदि को व्यक्त करने के लिए पद्य में नहीं व्यक्त किया सकता था, उसको गद्य की जरूरत है। हमारे इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, युद्ध को, मतलब बहुत सारे जितनी विधाएं थी विश्व में, बहुत सारे सामाजिक समीकरण जो हमारे थे वो और जटिल हो रहे थे, उनको व्यक्त करने के लिए अब गद्य की जरूरत थी। पद्य उतनी तरह से अब सक्षम नहीं था। तो इस वजह से ब्रजभाषा को अपनी जो शीर्ष स्थान था उसको छोड़ना ही था। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना से, प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित हुआ, इससे ये हुआ कि पत्रिकाएं छपने लगीं। पत्रिकाएं केवल पद्य में छप नहीं सकती थीं, पद्य केवल मनोरंजन के लिए छापे जाने लगे, और इनको व्यक्त करने के लिए राजनीति के लिए पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, पेपर, इनको गद्य भाषा में लिखा। और गद्य जो है खड़ी बोली को ही उपयुक्त लोगों ने पाया, ना कि ब्रजभाषा को। प्रिंटिंग प्रेस के अलावा, इसके अलावा जो बाइबिल, ईसाई मिशनरियाँ जो थी, इन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया, और हिंदी में, उस हिंदी में अनुवाद किया जो पूरे भारत की भाषा थी। और उन्होंने देखा कि भारत में जो भाषा बोली जा रही है वो खड़ी बोली को ही पूरे भारत की भाषा वो माने, और उसी में इन्होंने अपना धर्म प्रचार किया। अब इसके प्रतिक्रिया स्वरूप आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू धर्म सभा, सभा ने भी हिंदी भाषा को ही, खड़ी बोली हिंदी को अपने धर्म प्रचार के लिए इनके प्रतिक्रिया स्वरूप अपनाया। ईसाई मिशनरियाँ जो अपने धर्म का प्रचार करने लगे थे, इन लोगों ने अपने धर्म के शुद्धिकरण के लिए हिंदी भाषा, अपने पत्रिकाएं, अपने पंपलेट्स प्रकाशित किए, और इस भाषा में उन्होंने अपना धर्म प्रचार करना प्रारंभ किया।
जबकि आर्य समाज हम जानते हैं कि गुजरात की थी, ये गुजराती अपना सकती थी, लेकिन ये इन्होंने उसी को अपनाया, हिंदी भाषा, खड़ी बोली हिंदी भाषा को। हिंदू धर्म सभा को हम जानते श्रद्धाराम फुल्लौरी थे इसके प्रवर्तक, श्रद्धाराम फुल्लौरी। और हम जानते हैं कि ये श्रद्धाराम फुल्लौरी को ओम जय जगदीश हरे का जो वो है उसी दौरान इन्होंने लिखा था, और वो आज तक ओम जय जगदीश हरे बहुत फेमस आरती है, या कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल सॉन्ग है, इसको आज तक गाया जाता है हमारे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में। तो इसी समय ये उसी प्रतिक्रिया स्वरूप ये लिखा गया था। अपने धर्मों के प्रचार के लिए जो आरती या प्रार्थना सभा के पहले जो आरती होती थी उसके लिए, ताकि लोग इकट्ठे हों उसको सुने धर्म सभाओं को, तो इसके लिए इन्होंने ओम जय जगदीश हरे की रचना की थी, और आज भी ये इतना फेमस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूलों में, विद्यालयों में जो विभिन्न बुक्स लिखे गए, विद्यालयों में जो बुक्स लिखे गए, विद्यालयों में किताबें तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में ब्रज भाषा को महत्व नहीं दिया गया, इसके लिए खड़ी बोली को अपनाया गया, और लोग खड़ी बोली में ही अपनी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने लगे, और ये मातृभाषा एक बनती गई। तो इस तरह से खड़ी बोली का जो एक तरह से कह सकते हैं कि विकास के जो कारण थे वो यहीं से निकल के आए, और इसी वजह से आगे इसका रास्ता, चूँकि कोई प्रतिद्वंदी नहीं थी कोई भाषा उस समय, ब्रज भाषा उपयुक्त नहीं थी, इंग्लिश व्यापक रूप से अपनाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि भारत की जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को आज तक नहीं शिक्षित किया जा सका अंग्रेजी में, तो इतनी बड़ी संख्या को मातृभाषा को अचानक परिवर्तित करना संभव नहीं था। इसलिए मातृभाषा हिंदी खड़ी बोली को उन लोगों ने अपनाया। और यही नहीं, यहाँ के जो प्रशासक आए फोर्ट विलियम कॉलेज में, उन्होंने जो अध्यापक नियुक्त किए उनको इसके लिए नियुक्त किया गया कि वो हिंदी खड़ी बोली का एक मानक रूप तैयार करें, और मानक रूप के लिए उन्होंने बुक्स लिखे, पाठ्यक्रम लिखे, और प्रशासकों को तैयार करने के लिए हिंदी, ताकि खड़ी बोली हिंदी से परिचित हो सकें और यहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, आपस में बातचीत कर सकें, और हिंदी खड़ी बोली का एक आधार विकसित हो सके। और बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इसी समय हुए, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपने काव्य को तो नहीं, काव्य का उनका जो भाषा है वो तो ब्रजभाषा ही रही, लेकिन गद्य के लिए उन्होंने खड़ी बोली को ही उपयुक्त माना, और उन्होंने खड़ी बोली को ही अपनाया। तो इस तरह से खड़ी बोली हिंदी के विकास का जो कारण था, एक ग्राउंड था, यहाँ पर ये इस क्लास में देख लिए किस तरह से बना। आगे क्लास हम देखेंगे कि इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका रही, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या भूमिका रही हिंदी खड़ी बोली हिंदी के विकास में, इसको हम देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।